हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है, हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और हमारा चैप्टर चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड। क्लियर है? तो इसमें हम लोग एक लेक्चर अभी तक आपका देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड लेक्चर की और इसमें हम लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसी में हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई आपका कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे बता सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई भी आपका डाउट है या कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हमने बहुत अच्छे से अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपका देखा, पढ़ा और समझा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो इतिहास है उसको जान रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय इतिहास का व्यापार क्या है और व्यापार के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, इसके विषय में भी हम लोगों ने पढ़ा और आपका देखा था ये क्यों है। और इसको देखने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों को पढ़ा, व्यापार के क्या रिजल्ट्स हैं उनको देखा और रिजल्ट के साथ व्यापार का समायोजन को हमने पढ़ा और हम लोग इस समायोजन को पढ़ चुके थे और यहाँ तक हम लोग अपना लास्ट कर चुके थे। आज हमको पढ़ना है व्यापार की दिशा, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या दिशा है, उस पूरी दिशा को, इन सारी चीजों को हम लोगों को इसमें एक एक करके क्या है उनको सब चीजों को जानना है और ये कह लीजिए कि उन सारी चीजों को हम लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से इसको समझना है और आपका देखना है बच्चों। क्लियर है? तो अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट है या कोई भी आपका कंफ्यूजन है या मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो बच्चों आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, बात कर रहे हैं व्यापार के दिशा की। ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश परंपरागत मूल्यों तथा शिल्प का निर्यातक करते हैं, जो यूरोपीय देश के निर्यात किया जाता है। 19वीं सदी के दौरान, कि जब आपकी 19वीं सदी थी, उस दौरान प्रत्यावर्तन हुआ। यूरोपीय आपका देशों ने विनिर्माण वस्तुओं के अपने उपनिवेश से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। उस समय जापान में तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। कह रहे कि जो जापान था वो तीसरा क्या था आपका व्यापारिक आपका महत्वपूर्ण कंट्री था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि यूरोप, यूएस और आपका जापान। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुए। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए जब भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। क्या कर दिया? जो अंडर डेवलपिंग आपकी कंट्री थी उनका कंपटीशन होने लगा आपका डेवलपिंग जो आपकी कंट्री है। ठीक है, व्यापारित वस्तुओं की प्रकृति जो थी आपकी बदल गई और हम बात कर रहे हैं अब इसमें क्या होगा, जो चीज जिस तरह से आपकी व्यापारिक जो आपकी प्रगति थी वो क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई। ठीक, और ये चीजें थोड़ी सी क्या दिखाई देने लगी, अलग इसमें हम लोगों को दिखाई जो है आपका देने लगी थी। अब थोड़ा इसमें एक बार देख लीजिए चीजों को थोड़ा सा, तो आपको और बहुत सारी चीज जो है इसमें समझ आएंगी और इनको आप लोग देख सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे व्यापार संतुलन की, कि व्यापार संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन एक देश के अन्य देशों को आयातित एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुएं एवं सेवा का परिणाम का प्रलेखन है। क्या है आपका
प्रलेखन है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है, यानी कि अगर देश में आयातित मूल्य यानी कि जो हम लोग मंगाते हैं और अगर निर्यातित मूल्य से अधिक है तो व्यापार हमेशा ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल होगा। यानी कि इस लाइन को समझिए, बड़ा गहरा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात कर रहा है कि अगर हम चीजों को कम मंगाएंगे ज्यादा, भेजेंगे कम, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास कर्जा चढ़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए आपने 100 रुपए की वस्तु मंगाई और आपने 20 रुपए की वस्तु का ट्रेड किया, तो आपको लॉस हुआ ना 80 रुपए का। अगर आप लोग क्या करते कि आप 20 रुपए की वस्तु मंगाते, 100 का भेजते इधर से, तो आपको क्या होता, 80 रुपए का लाभ होता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, चीजों की खपत यानी कि मंगा ज्यादा रहे हैं, भेज कम रहे हैं, तो ऐसे में नुकसान होने की जिम्मेदारी रहती है। यानी कि जो आपका व्यापार है वो आपका क्या होता है, नकारात्मक हो जाता है। ठीक, तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल होता है। क्या संतुलन है वो क्या होता है, धनात्मक और अनुकूल होता है। एक देश की आर्थिक के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन गंभीर निहितार्थ होते हैं। कह रहे कोई भी ऐसी कंट्री है उसके लिए आपका ट्रेड और जो संतुलन है वो क्या होते हैं, आपके बहुत ज्यादा आपके जरूरी होते हैं। ठीक है, एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश के क्रय पर उससे अधिक व्यय होता है। जितना भी अपने सामानों से विक्रय से आय अर्जित करते हैं वो अंतिम रूप में वित्तीय संचित की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। क्या करता है, थोड़ा सा उसको अभिप्रेरित करता है। अब बात कर रहे हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। कह रहे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके जो आपके प्रकार हैं उसको थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और क्या उसके प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनको 2 प्रकार के भागों में उनको बांट सकते हैं। पहला है, समझिए इसको, पहला कौन सा है, द्वैविक व्यापार यानी कि द्विपक्षीय व्यापार होता है, इसको समझिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, द्विपक्षीय व्यापार 2 देशों के एक दूसरे के साथ किया जाता है, यानी कि 2 देश आपस में करते हैं, आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करते हैं और उस पर सहमति करते हैं कि हम किन किन चीजों का व्यापार करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर जो उनकी सहमति है वो आपकी तैयार होती है। उदाहरण, देश के कुछ कच्चे पदार्थों के लिए व्यापार के लिए समझौते के साथ सहमत हो जाते हैं। हम मान लीजिए कुछ जैसे कोई देश है, उसने कुछ कच्चे माल का पदार्थ वो भेज रहा है, समझौता कर रहा है, और देश ख से अन्य निर्दिष्ट आपके वस्तु खरीदने तथा उसके विपरीत भी हो सकता है। यानी कि अब किसी ने अपना कच्चा माल भेजा, वो उसके बदले में कुछ और माल भेज सकता है, उसको पैसे भी दे सकता है। तो इस प्रकार की चीजें क्या हो सकती हैं, एक बार ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब है बहुपार्श्विक व्यापार। जैसा शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, बहुपार्श्विक व्यापार में व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। वह अन्य अनेक देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र स्थिति प्रदान करते हैं। कैसे होती है, जो सर्वाधिक अनुकूल व्यापार है वो क्या होते हैं, आपके प्रदान होते हैं और उनको देखते हैं। अब दूसरा समझिए, व्यापार मुक्त की स्थिति। व्यापार मुक्त की क्या है, आपकी स्थिति को थोड़ा सा समझना है और आपको ध्यान देना है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं कि कंडीशन ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब समझते हैं कि ऐसा नहीं कि सामान का आना जाना फ्री होगा, तुमने जो सामान भेजा फ्री जाएगा, दूसरे का सामान आएगा वो फ्री आएगा, नहीं। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं होता। देखिए होता क्या है, जब 2 कंट्री या 2 से अधिक कंट्री जब आपस में ट्रेड करती हैं, व्यापार करती हैं, तो कुछ गुड्स होते हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं। तो जब उनका ट्रेड होता है, मान लीजिए भारत ने अपना जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि आपने सोने के आभूषण वगैरह का वो आपका ट्रेड करती है। कहाँ ट्रेड कर रही है, मान लीजिए वो आपका ट्रेड कर रही है यूएस में, ठीक।
तो जब यूएस में कर रही है तो जितने का यहाँ से जा रहा है तो यूएस की सरकार क्या करती है, उस पर कर लगाती है, टैक्स लगा सकती है, वो सीमा शुल्क हो सकता है, वो टैरिफ हो सकता है, ये कर लगाती है। फिर कर लगा के क्या करती है सरकार, अब वो पहुंचता है यूएस गवर्नमेंट के पास, फिर यूएस गवर्नमेंट उसको बेचती है। तो उससे क्या होता है कि जो चीज सस्ती थी वो उस देश में जाकर महंगी हो जाती है सीमा शुल्क के माध्यम से। लेकिन फ्री ट्रेड में क्या होता है कि फ्री ट्रेड में वो सीमा शुल्क नहीं लगता, जितने की वस्तु भारत से मिली है उसकी कॉस्टिंग और उसमें कुछ आपके ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ऐड कर कर उसको बाजार में बेच देते हैं, और जो उसका मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि उससे कम होता है जब आपका सीमा शुल्क लगता है। तो सीमा शुल्क ना लगने की वजह से किसी देश की दूसरी वस्तु किसी देश के दूसरे देश के बाजार में अपनी जगह बना लेती है, और व्यापार में एक बहुत अच्छी पकड़ कह सकते हैं, सुगमता कह सकते हैं, या फिर पहुंच कह सकते हैं, वो आपका सुनिश्चित कर लेती है। तो आजकल जितने भी देश हैं वो आपका फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपका फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको देख रहे हैं कि फ्री ट्रेड क्या है, और उस फ्री ट्रेड के बारे में आपका जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो आपको ये सब देखना है, और इसके विषय में आपको ये सब चीज़ थोड़ी सी जाननी है, ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, आप इनसे क्या है आप ना डरें। तो इनको देखते रहिए, और इस तरह से आपको न्यूज़पेपर वगैरह में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इनको थोड़ा सा समझते रहना है, ठीक है, ताकि कुछ भी चीज़ हो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और साफ सुथरा रहे। इस तरह से ट्रेड क्या हो आपका अच्छे से चलता रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं के खुलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि व्यापार में क्या होता है, ध्यान देना, अर्थव्यवस्थाओं को खुलने के कार्य को हम क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार या उदार व्यापारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधक जैसे सीमा शुल्क को घटाए जाते हैं। यानी कि जो आपका सीमा शुल्क लगता है, ठीक, उसको क्या करते हैं, ये घटा देते हैं, और घरेलू उत्पादकों एवं सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण के सभी संस्थानों और आपके वस्तुओं के लिए अनुमति प्रदान कर देते हैं। कैसी होती है उनको, जो आपकी अनुमति है वो आपका प्रदान हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, यानी कि सिंपल सा है। आप जो आपका फ्री ट्रेड में क्या लिख रहे हैं कि वो अपना सीमा शुल्क का जो बैरियर है उसको समाप्त कर देते हैं। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के उन पर प्रतिलूप थोपते हुए उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के प्रति तीव्र गति एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचती है, किंतु व्यापार मुक्त को केवल संपन्न देशों द्वारा ही बाजारों में नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, कह रहे कि जो आपका ट्रेड से और जो आपका संचार टेलीकम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन है उससे कोई भी वस्तु हो और कोई भी सेवा हो, अब तीव्र गति से यानी कि बहुत तेज स्पीड में किसी भी दूर के क्षेत्र तक आपका पहुंच सकती है। लेकिन अगर हम बात करें मुक्त व्यापार की, तो मुक्त व्यापार केवल संपन्न देश, यानी कि संपन्न देशों का मतलब समझिए जो आपका वेल सेटल है, उनको समझना होगा आपको कि संपन्न देश के द्वारा ही बाजारों में अकेले नहीं ले जाना चाहिए। कैसा नहीं कि एक ही आदमी अपने चीजों को लेकर चला गया था, ऐसा नहीं देखना है, ठीक, बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वह स्वयं अपने बाजारों को विदेशी उत्पाद से संरक्षित करें। अब देखिए, जो डेवलपिंग कंट्री है उसके यहाँ सब कुछ है, लेकिन अंडर डेवलपिंग कंट्री को डेवलपिंग जो आपकी कंट्री जो उनकी वस्तु आ रही है उसको ध्यान रख के करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो विकासशील देश है वो अपनी वस्तु को महंगा बेचेगा, और डेवलपिंग कंट्री आपका बहुत कम मार्जिन के साथ आपके चीजों को बेच सकती है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ऑलरेडी कवर है, हर चीज को सेफली मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें घरेलू जो उद्योग हैं उनको उनको खत्म होने की बड़ी चिंता रहती है। एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा है 9th की क्लास में
कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो क्या करती थी, भारत में जो बने सूत के कपड़े थे वो शुरू में भारत के बाजार में नहीं बैठ पाई, क्योंकि भारत में बहुत प्रचलित है यहाँ का मार्केट। लेकिन वो क्या कर गए, यहाँ की कपास को लंदन ले गए, लंदन से फाइन क्वालिटी का आपका कपड़ा बनाया और भारतीय बाजारों से सस्ते में बेच दिया। अब एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप कोई चाइनीज चीज लोगे तो भारत की चीज की तुलना में वो आपकी सस्ती है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेबल है नहीं है, उसकी गारंटी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीज क्या है कि चाइना की भारत से सस्ती है। वो क्या कर रहा है कि इतनी सस्ती कर दो ताकि ये जो भी आपकी कंट्री है हमारे ट्रेड के आदी हो जाए, हमारे सामान के पर आपका निर्भर हो जाए और लोगों को यहां तक आना पड़े। देशों को भी डंपन की वस्तुओं से सतर्क रहना चाहिए। डंप समझते हो, डंप क्या होता है? अब डंप देखिए, लगातार लागत की दृष्टि से नहीं वरना विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमत पर किसी देश में दो देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंप करना कहते हैं। अब देखिए, अलग अलग आपके कीमत पर दो देशों में अगर कोई चीज बेच रहे हैं उसको डंप करना कहते हैं। मान लीजिए एक ही वस्तु है, भारत में मान लीजिए कोई आपका खिलौना है, कार है, मान लीजिए आपकी खिलौने वाली कार बच्चों की, उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं और वहीं श्रीलंका में उसको 80 की बेच रहे हैं, तो डंप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस बिक जाए। और चाहे ऐसा हो कि वो भारत में 80 की बेच दें, वहां 100 की बेच दें, क्योंकि उनको डंप करना है, मतलब जितना सामान निकाला उनको खपाना है सब, कि कहीं ना कहीं खप जाए बस, यानी कि हमारे पास ना रहे, इस तरह से। तो अब क्या कह रहे हैं कि देशों में भी डंप की कई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस प्रकार की सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तु घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब देखिए, चाइना क्या करता है, आपका फ्री ट्रेड कर लेगा किसी देश के साथ। क्या कर लेगा? फ्री ट्रेड। अब देखिए, चाइना सबसे ज्यादा आपके ट्रेड करता है, यानी कि चीजों को भेजता है, मंगाता कम है। तो जाएंगी और क्या होगा कि उन पर बैरियर नहीं लगेंगे, टैक्स बैरियर, तो वहां चीजें सस्ती होंगी। सस्ती कैसे होंगी? घरेलू मार्केट में अगर मान लीजिए खिलौने की कार है रिमोट वाली, वो अगर वहां 200 रुपए की, तो चाइना उसको 100 आपके 150 में बेच देगा। और अगर उसको 100-150 में बेचेगा तो भारत जो वहां का आपका बाजार है वो तो पट हो जाएगा, क्योंकि वो बेच रहा है 200 में, चाइना की मिल रही 100 रुपए में। तो लोग किसकी तरफ भागेंगे? चाइना की तरफ, जो सामान है उसको लेने भागेंगे, और जो वहां के बाजार है वो क्या हो जाएंगे? आपका ठप हो जाएंगे। तो इस तरह से कहा जाता है कि मुक्त व्यापार में वस्तुओं को डंप करने से रोकना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत जो है इस प्रकार की आपका देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो इन सब चीजों से क्या रहना पड़ेगा? आपका सतर्क जो है आपका रहना पड़ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते चलिए, इन चीजों को सोचते चलिए, देखते चलिए कि किसी प्रकार से आपको इन डंप वाली चीजों से आपका बचाया जा सके और इन सब चीजों से आपका भुगता जा सके। तो उनको ध्यान रखने की और इनको देखने की बड़ी आपकी जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग इनको देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं। विश्व, अब हम इसी में बात कर रहे हैं, आपका एक संगठन है, इस संगठन का नाम आपको पता होना चाहिए, और संगठन का जो नाम है, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, इस संगठन के नाम को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि इस संगठन का नाम क्या है। तो संगठन का नाम है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्टकट में WTO कहते हैं। क्या कहते हैं? WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिए, 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त करने के लिए कुछ देशों द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि गेटा का गठन किया गया। 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्णय का चयन किया गया। जनवरी 1995 से गैट को विश्व व्यापार ट्रेड संगठन के रूप में आपका कर दिया गया। ठीक, यानी कि उसको ट्रेड का जो है आपका हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है।
क्या करता है, जो विश्व के नियम है उनका व्यवहार करता है। यह है विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों के नियत है, कह रहे जो वर्ल्ड के आपके व्यापार है उनके जो नियम है उसके तहत है। इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। विश्व व्यापार संगठन दूर संचार और बैंकिंग जैसी सेवाएं अन्य विषय पर बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी जानने के कार्यों पर सम्मिलित करता है। उन लोगों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया जाता है। अगर देखिए जो हम लोगों ने देखिए एक शब्द आया है बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको समझिए ये क्या है। आजकल बड़ा फेमस है आपका इंटेलेक्चुअल, आपका प्रॉपर्टी राइट्स जो है, इसको समझिए। आपने किसी वस्तु का आविष्कार किया, वो खोज आपकी है, उस खोज को कोई और उपयोग ना करके अपने नाम से ना बेचे, इसके लिए विश्व व्यापार ने क्या किया है, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बनाया है। आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई वस्तु बना रहे हैं, तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं कि ये वस्तु क्या है, सबसे पहले हमने बनाई है और इसकी विधि हमारे पास है। और तो क्या होगा, आपको उसके अगर कोई और व्यक्ति बेचता है उसको, तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। उन लोगों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया गया जो मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के लाभों से परेशान हैं। इस पर तर्क दिया गया कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता। कह रहे जो आपका फ्री ट्रेड लोग है, जो आम लोग हैं, उनकी जो लाइफ है उसको आपका इजी नहीं बनाता जैसे हम लोग सोचते हैं। धनी देशों और अधिक धनी बनकर यह वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रहा है। क्या करे, आपका रियलिटी तो ये है, जो आपके अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको क्या कर रहा है, आपका और भी बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों को केंद्रित करते हैं। और कह रहे हैं जो आपके प्रभावशाली देश है वो क्या करते हैं, इन सब चीजों को आपका केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकसित देशों, कह रहे कि बहुत सारे देश जिन्होंने क्या किया, अपने यहाँ विकसित देशों के उत्पादों को पूरी तरह से नहीं खोला है। और यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य और श्रमिक के अधिकार, बाल श्रम एवं पर्यावरण जैसे मुद्दे की अपेक्षा की गई है। क्या की गई है, इन सारे मुद्दों की अपेक्षा की गई है। अब कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। 2016 में 164 देश क्या थे, WTA के मेंबर हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक देशों में से एक है। यानी कि WTO की जब स्टैब्लिश हो रहा था तो उसमें फाउंडर जो आपके कंट्री थे, उन फाउंडर कंट्री में से एक कौन है आपका, तो हमारा WTO क्या है, एक फाउंडर आपके कंट्री में से एक है। तो आपको इन सभी के विषय में एक एक करके आपको ध्यान देना है और एक एक करके आपको सारा इसमें से देखना है बच्चों। ठीक है, चलिए। और किसी प्रकार की कोई चीज ऐसी है जो अभी समझ नहीं आई हो इसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे जैसा आपको पता है। ठीक है ना, देखिएगा इसको और एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे और एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? बच्चों, किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, नहीं है तो क्या करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ अपना रुख करते हैं और हम चीजों को देखते हैं एक एक करके। तो हम लोग बात करेंगे आपका प्रादेशिक व्यापार समूह की। क्या बात करेंगे? प्रादेशिक व्यापार समूह की।
प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सीमापीय समरूप की पूरकता और देश के साथ व्यापार के बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया है। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह में विश्व के 52% लोग के जानते हैं। इन समूह में अंततः प्रादेशिक व्यापार की गति में वैश्विक संगठन असफल होने का प्रचुर हुआ है। यद्यपि प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों के व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन व्यापार के लिए विभिन्न व्यापारिक समूह के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन होता जा रहा है। कुछ प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह तालिका 9.2 में आपका सूचीबद्ध किया गया है। अरे कुछ क्या है आपका सूचीबद्ध है, उन सूचियों को हम लोग आपका देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 9.2 को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए 9.2, ये 9.1 है और 9.2 कहाँ है बच्चों? ये 9.3 है, ये तो 1 तालिका है, और ये 9.32 कहाँ दिया हो? एक बार देख, 2 की बात कर रहा है क्या 1 की बात कर रहा था? 9.2 शायद नीचे ना हो। हाँ, देखिए मैंने कहा था नीचे ना हो, तो ये नीचे दिया हुआ है। पढ़िए, चलिए पहले पढ़ लेते हैं फिर आते हैं प्रादेशिक व्यापार। चलो देख लेते हैं। प्रादेशिक में समझिए, प्रादेशिक समूह, प्रादेशिक का मतलब देश से नहीं होता, ग्रुप जो होते हैं देशों के। मुख्यालय की बात कर रहे हैं, सदस्य राष्ट्र है उनको देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे, किन किन वस्तुओं का ट्रेड होता है और सहयोग के क्षेत्र में कैसे कैसे वो बढ़ावा देते हैं और किन चीज का सहयोग करते हैं, इसको भी देखेंगे। ठीक है, देखिए आसियान, ठीक, साउथ ईस्ट एशियन एंड नेशन यानी कि आसियान, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया जो देश हैं उनका आपका संगठन है, और इसमें देश देखिए कौन कौन से हैं। बुर्नोई, दरुसलाम, आपका कंबोडिया 3, इंडोनेशिया 4, लाओस 5, मलेशिया 6, म्यांमार 7, फिलीपींस 8, सिंगापुर 9, थाईलैंड 10 और वियतनाम 11। तो बच्चों कितनी कंट्री है इसमें, ध्यान देना है आपको। कितनी कंट्री है आपका? 11 देश है। ठीक, और कब स्थापना हुई है? 1967। इसको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए परीक्षा में पूछता है कि आप देखिए 12वीं के बाद जब आप लोग तैयारी करेंगे किसी भी कंपटीशन की, वनडे एग्जाम की, वहां प्रश्न बनता है बच्चों इंपॉर्टेंट, और प्रश्न में आपका पूछा भी जाता है कि आसियान देश का मुख्यालय कहाँ है देशों का, तो आप क्या कहेंगे? जकार्ता इंडोनेशिया। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसमें कितने देश हैं कुल इस समूह में, तो आप बताएंगे सर 11 देश हैं। स्थापना कब हुई? 1967 में। अब इसके ऊपर करेंगे कैसा कैसा ट्रेड करता है। देखिए, तो ये एग्रीकल्चर के जो भी आपका प्रोडक्ट होते हैं ये उनको ट्रेड करता है। रबड़ का करता है, ताड़ का तेल होता है, पाम ऑयल, चावल का व्यापार करते हैं आपस में, नारियल का करते हैं, कॉफी का करते हैं, खनिज में आपका तांबे का करते हैं, कोयला का करते हैं, निकिल भी आपका खनिज है, टंगस्टन भी आपका धातु है, और ऊर्जा में आपका पेट्रोलियम करते हैं, नेचुरल गैस है, और सॉफ्टवेयर जो आपकी चीजें होती हैं इन सब का प्रोडक्शन करते हैं। कौन बच्चों? ये देश आपस में मिलकर इस तरह का आपका क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। ये आपको समझने की और इनको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, और कह रहे हैं कि सहयोग व अन्य क्षेत्र किस तरह की आपस में हेल्प करते रहते हैं एक दूसरे की, इसको भी देख लेते हैं। जैसे आर्थिक वृद्धि को तीव्र करना, यानी कि जो उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है उसमें ग्रोथ करना है। संस्कृति विकास, शांति और प्रादेशिक स्थायित्वता, यानी कि कल्चरल हम लोग आपका डेवलप करेंगे, पीस को बनाए रखेंगे, और जो आपका क्षेत्रीय स्थायित्व है, जो आपकी लोकल चीजें हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। तो इस तरह के सारे काम होते हैं इसमें। तो आजकल तो बड़ा ग्रुप है और भारत का बड़ा ध्यान है आपका आसियान देशों की तरफ।
हमारी जो वर्ड पॉलिसी है वो भी इसकी तरफ आपका विशेष झुकाव रखती है, तो उसके हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, 9.2 तालिका को देख रहे हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है इसके नेक्स्ट जो आपका लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। अब बात कर रहे हैं CIS, मिस्क में है इसका, आपका बेलारूस में इसका हेड ऑफिस है, ध्यान रहेगा। और देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं, ऑलमोस्ट जो आपकी गल्फ कंट्री के पास वाले देश हैं, ये देखिए जितना भी पहला पूरा आप अगर देखेंगे USSR से जो कुछ आपके टूट के बने हैं, अर्मीनिया है, अजरबैजान है, बेलारूस है, जॉर्जिया है, बच्चों कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मालडोरा है, आप कजाकिस्तान, आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। आप कहेंगे सर आपने रूस और यूक्रेन क्यों छोड़ दिया? तो बच्चों मैंने इसलिए छोड़ा है, रूस और यूक्रेन आपको पता होना चाहिए कि आजकल रूस और यूक्रेन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रखे हैं, इसलिए मैं इनको हाईलाइट भी कर रहा हूं, क्योंकि इनमें आपस में क्या चल रहा है, आपका वॉर चल रही है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। वैसे वो आपका टॉपिक है करंट का, और ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार आपको पता भी होना चाहिए कि किस किस के पार्ट्स हैं। ऐसे न्यूज़पेपर में बनते हैं कि ये दोनों एक देश के ग्रुप हैं। आजकल नाटो बड़ा आपके चर्चों में है, क्लियर है, इसको भी थोड़ा पढ़िए। अब बात करेंगे अधिशोषित तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, कपास, रेशम, एल्यूमिनियम की, ये आपस में ट्रेड करते हैं और क्या करते हैं कि अर्थव्यवस्था में, पृथ्वी रक्षा यानी कि डिफेंस मामले में, वर्ल्ड आपकी जो पॉलिसी बनती है उसमें, या कोई भी समन्वय सहयोग में क्या करते हैं, एक दूसरे का आपस में क्या करते हैं, ये लोग सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। इन सब चीजों को हम लोगों को देखना होगा, तभी कह सकते हैं कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों के लिए बहुत सही दिशा में हैं, आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते रहेंगे और एक एक करके हम लोग इन पर आपका बात करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब इतना अगर आप लोग पढ़े हैं और इसमें पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट है, कोई आपका कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई आपको कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ तक चैप्टर में। नहीं तो फिर बच्चों देखिए आपको पता है हम लोगों को आगे बढ़ना है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं शायद बच्चों को समझ ना आए, तो आप इनके माध्यम से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से देख लें। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आसियान पढ़ा है और CIS पढ़ा है, इसको देखेंगे। अब इसमें बचता है आपका EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, यानी कि आपका यूरोप जो संघ है, इसमें कैसे ट्रेड होता है, क्या चीजें हैं, इनके विषय में। तो इनको भी हम लोग आपका स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और ठीक है, और इनको हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा ना इन सब विषयों पर बात करेंगे आपका कल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो हमने फ्री ट्रेड के बारे में पढ़ा है, ट्रेड के बारे में पढ़ा है, कैसे आपका WTO है, WTO को आप लोगों ने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कैसे आपके जो कुछ आपके प्रादेशिक जो समूह हैं वो किस तरह से आपस में ट्रेड करेंगे। अभी 2 समूहों को हम लोगों ने देखा है, नेक्स्ट को हम लोग अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर में इनको देखेंगे और बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।